खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। हमारे खास प्रोग्राम जमहूरियत का जश्न में आपका खैर मकदम है। इलेक्शन ही जमहूरियत की बुनियाद है और किसी निजाम को जमहूरी बनाने के लिए लोगों की राय जानना जरूरी है और इसी राय को जानने के लिए इलेक्शन होते हैं जिसका इनेकाद जमहूरियत के लिए किसी जश्न से कम नहीं। आज दिल्ली में 70 सीटों पर वोट डाले गए। इसके साथ ही 810 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम मशीन में बंद हो गया। दिल्ली में किसकी बनेगी हुकूमत, इस पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं चंद खास मेहमान। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास खुसूसी प्रोग्राम जमहूरियत का जश्न। हमारी दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। दिल्ली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। करीब 66% वोटिंग की खबर है। इससे पहले 1993 में 62% वोटिंग हुई थी जो पहला असेंबली इलेक्शन था और इसके साथ ही 810 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो गई है। यह पहला मौका है जब दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी तीसरी पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और बहुत मजबूत दर्ज कराई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी 70 असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे तो बीजेपी ने 66 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा किया जबकि 224 आजाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली में पोलिंग का पिछला रिकॉर्ड टूट गया है। अब तक 1993 में सबसे ज्यादा 62% वोटिंग हुई थी। इस बार 66% वोटिंग की खबर है लेकिन ये आदाद और शुमार बढ़ सकते हैं। अभी फाइनल रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। आपको बता दें कि 2008 के गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में दिल्ली में 57.61% पोलिंग हुई थी जबकि 2003 में 53.42% और 1998 में सिर्फ 48.99% वोटिंग हुई थी। दिल्ली के इलेक्शन पे आज खास गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूं। हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं डॉक्टर जफर उबैद जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और यहां पे एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बाद बैठे हैं डॉक्टर मुफ्ती शमूम कासमी। यार इसको फिर से कर लो। हेलो। हमारे साथ बैठे हैं मुफ्ती शमूम कासमी और शकील-उज़-जमा साहब जो बिहार में साबिक वजीर भी रह चुके हैं। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं जफर उबैद साहब से। जफर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह की खबर आ रही है ये लग रहा है कि 66% लोगों ने वोट डाले हैं। इतने बड़े तादाद में अगर वोट पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। आपको क्या लगता है? देखिए उमूमन तो यही माना जाता है और हम उम्मीद भी करते हैं कि बदलाव होना चाहिए। इससे लोगों को मौके भी मिलते हैं और हमें ये लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसने शायद अपना काम किया है यहाँ। ये मेरी अपनी राय है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है जिसकी वजह से 66% वोट हुई है। इसका मतलब ये माना जाए कि अगर ये वोट जो रूलिंग जमात है उसके खिलाफ पड़ी है तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। शमूम कासमी साहब आप इसको कैसे देखते हैं कि आज 66% लोगों ने दिल्ली में वोट डाला और ये माना जा रहा है कि जब ज्यादा वोट होता है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है और ये बिल्कुल तय है कि 15 साल से शीला दीक्षित की सरकार है। तो क्या आपको लगता है शमूम कासमी साहब कि इस बार शायद शीला दीक्षित के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा? देखिए ये इम्कानात तो हैं। हमेशा से ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी के से लोग नाराज होते हैं मगर इस बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो अवेयरनेस लोगों में पैदा की गई है वो इलेक्शन कमीशन के जरिए से भी मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ तक कि मेट्रो तक में ऐलानात हुए हैं और खुद आपके सहारा जो शरीह हैं उनकी तरफ से भी मैंने आपके न्यूज़पेपर में दोनों में हिंदी और उर्दू वाले में काफी कैंपेनिंग आपके जरिए से की गई है और अन्य चैनलों के जरिए से भी कहा गया है कि आप अपने वोट को कास्ट करें और किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए बहुत खुशाइंद बात है। मैं इसके लिए अपने यानी जो अपने हमारे जो हमवतन हैं सारे लोगों से ये बहुत ही लायक मुबारकबाद और मुस्तहसन कदम है कि उन्होंने अपनी इस जमहूरियत को और मजबूत बनाने के लिए अपने वोट को कास्ट किया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ शमूम कासमी साहब कि क्या इतनी बड़ी तादाद में अगर वोट होता है तो ये माना जाए कि सरकार की मुखालफत में वोट पड़ा है, सरकार के खिलाफ वोट पड़ा है? ऐसा नहीं कहा
कहा जा सकता, इसलिए कि सरकार ने, मैं ये देखता हूं कि जो कुछ काम हुआ, देखिए कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं कि जो सरकार कोई भी आएगी वो उन्हें हल नहीं कर सकती। जैसे महंगाई का मुद्दा है, या इसी तरह से यहाँ सुरक्षा का मुद्दा है, हिफाजत का मुद्दा है, तो वो कुछ ऐसे फैक्टर तो रहे हैं कि जिसकी बिना पे ऐसा महसूस होता है कि शायद लोगों ने, हो सकता है कि रोलिंग पार्टी के खिलाफ आक्रोश होकर के, गुस्से में आकर के कहा वो भी उन्हें हटाने के लिए, मगर मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूं कि ये 100% सही है। मैं, हो सकता है मैं अपने नजरिए को ये महसूस करता हूं कि शायद ये अवेयरनेस का नतीजा हो सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन और अन्य ऑर्गेनाइजेशनों की जानिब से इसके ऊपर प्रचार प्रसार किया गया है, ऐसा मुझे महसूस होता है। चलिए देखते हैं कि डॉक्टर शकीलुज़्ज़मा साहब, जिन्होंने काफी गहरी नजर रखी है सियासत पे, वो क्या मानते हैं। शकील साहब, क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार बनाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा? एक और दूसरा सवाल मेरा आपसे होगा कि इस बार जो दिल्ली का इलेक्शन था खास करके, उसमें चुनाव का मुद्दा क्या था? इलेक्शन में जो पार्टियां गई उनमें मुद्दा क्या था? देखिए, दोनों आपके बहुत सवाल अहम है। अभी कासमी साहब कह रहे थे तो उसमें जरी सी हम बात थोड़ी ऐड करना चाहते हैं। दिल्ली में अवेयरनेस का काफी बड़ा प्रोग्राम चला, ये बात भी सही है, और अवेयरनेस आ भी रही है इलेक्शन के तई। पूरे देश में आप देखिएगा परसेंटेज हर इलेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं वोटिंग का। पहले वोटिंग का परसेंटेज कम था, कुछ हमारे बिहार और यूपी में कई जगह पर वोट कब्जा करने की बातें होती थी, तो उसकी वजह से शरीफ तबका और ऐसे लोग जो अमन पसंद थे वो बूथ तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन अब वो इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, अब उसने बड़ी संजीदगी के साथ इस पर काबू पाया है। दिल्ली में काफी अवेयरनेस है, लेकिन एक बात और है, दिल्ली में काफी पिछले चुनाव में आप देखिए तो लगातार 3 दिन की छुट्टी हो गई थी और बड़े पैमाने पर लोग छुट्टियां गुजारने दूसरी जगह चले गए थे, और ये बात उस वक्त भी कहा गया था कि पिछली बार चुनाव का परसेंटेज घटेगा, और जब इस बार 1 दिन की ही सिर्फ छुट्टी थी, लगी हुई कोई छुट्टी नहीं थी, तो ये पहले से तय था कि इस बार परसेंटेज बढ़ेगा। इसलिए परसेंटेज जो बढ़ने और घटना, एक तो मैथमेटिक्स भी नहीं है कि जहां परसेंटेज बढ़ जाते हैं वहां की सरकारें चली जाती हैं, ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं है। कहीं कहीं पर गई भी हैं और कहीं नहीं भी गई हैं। इसमें यह माना जाता है शकील साहब कि अगर अर्बन सेक्टर में परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ वोट होता है, और अगर रूरल सेक्टर में बढ़ा है तो सरकार के साथ होता है। जो स्कीम्स होती हैं ज्यादातर उससे जो फैजाब होते हैं लोग, वो रूरल सेक्टर में होते हैं, गांव और कस्बों में होते हैं। यहां पे दिल्ली का एक अजीब नक्शा है कि दिल्ली पूरी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, मोस्ट ऑफ द दिल्ली, उसमें अगर वोटर्स बढ़ चढ़ करके वोट में हिस्सा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसके लिए खतरे की बात। आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने ये कहा था, नहीं उबैद साहब से जानना चाहूंगी, ये इसे कैसे देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये समझता हूं कि जो दिल्ली इस बार देख रही थी, और खास तौर से आम आदमी पार्टी, वो लोग जैसे भी हों कहाँ हों, लेकिन उनके मुद्दे सही थे। मेरे अपने हिसाब से उनके मुद्दे सही हैं, उनमें गौर करने की जरूरत है, और हमको ईमानदारी से, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे थे वो सही थे? जी बिल्कुल। मैं स्पोक्स कौन सा मुद्दा उनका, कौन सा मुद्दा उनको आपको सबसे अच्छा लगा? जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, जहां तक ईमानदारी की बात है, जहां तक लोगों के हुकूक देने की बात है, जहां तक बात है कि इंसाफ होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कहने तक नहीं। अब कल को अगर वो भी आते हैं तो वो भी उसी पैराए में आजमाए जाएंगे। नहीं, वो तो आने के पहले आजमाए गए और आने से पहले उनके ऊपर सवालात उठ गए। बिल्कुल। चलिए जान लेते हैं मुफ्ती शमूम कासमी साहब, जो काफी करीबी से इन्होंने देखा है अन्ना हजारे के मूवमेंट को, टीम केजरीवाल को भी इन्होंने काफी शुरुआती दौर से देखा और अब उससे अलग हो गए हैं। वो अंदर की कुछ बातें भी जानते हैं, उन्होंने उनकी पूरी कारकर्दगी को देखा है, किस तरह से टीम अन्ना काम कर रही थी और किस तरह से बाद में अरविंद केजरीवाल। आपको क्या लगता है? देखिए, उबैद साहब कह रहे हैं, मैंने मुद्दों की बात की है कि आम आदमी पार्टी कुछ अच्छे मुद्दे लेकर आई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको लोगों ने वोट दिया या उसकी तरफ रुजू किया। आपको क्या लगता है? देखिए, वो बिल्कुल, मैं आपने कहा कि पहले तो मैं बहुत मुख्तसर लफ्जों में कहना चाहता हूं कि ना तो वो ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर है और ना ही वो ईमानदार हैं। जो करप्शन के आरोप दूसरों पे लगाते थे वो खुद भी स्वयं उनके ऊपर हैं, और वो एक नहीं अनेकों बार तमाम टीवी चैनलों पे आप देख चुके हैं, चाहे वो आंदोलन के दरमियान जमा किया हुआ चंदा हो, चाहे वो विदेशों से आया हुआ हो, जिसे बड़ी दबंगी के साथ वो ये कहते हैं। दरअसल वो ये समझते हैं कि इस देश के लोग ज्यादा होशियार नहीं हैं, और अब मुझे हैरत होती है कि जब ऐसे लोग, यानी जफर उबैद साहब से मैं इत्तेफाक यूं नहीं कर रहा हूं कि मैं जैसे मेरे बराबर में
बैठे आगे तो मुझे ये था, एहसास था कि शायद जफर साहब जैसे लोग तो ये महसूस नहीं करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंसी कहीं बरस सकते हैं। कासमी साहब मुद्दों की बात भी आपसे करूं, आम आदमी पार्टी की बात नहीं। देखिए मुद्दों पे तो इन्होंने ऐसे माहिर होकर के जवाब, ऐसा माहिर होकर के जैसे बिल्कुल उसके मंझे हुए खिलाड़ी हों, जैसे इन्होंने औकाफ का जिक्र किया, इन्होंने मस्जिद का जिक्र किया, मुसलमानों को सिर्फ इमोशनल बनाने का, यानी इतना काम, इतना इमोशनल तो मुसलमानों को उन पार्टियों ने भी नहीं बनाया जो आज तक मुसलमानों का वोट लेते आए हैं। ये तो ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी की तरह निकल करके आए और इन्होंने फौरन हमारी दुखती हुई नफ्स के ऊपर हाथ रखा और कहा देखिए हम वक्फ बोर्ड को यूं सुधार देंगे जैसे अभी ये आएंगे और आकर के अभी अलाउद्दीन का चिराग इनके पास है। चलिए तो कासमी साहब जान लेते हैं शकील साहब से, आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं कि एक वो पार्टी जिसने मुसलमानों का हमेशा वोट लिया है, उसकी नुमाइंदगी भी यहाँ पे एक तरह से कर रहे हैं डॉक्टर शकील साहब जो साबिक वजीर हैं बिहार सरकार के, कि क्या कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का वोट लिया और हमेशा ये बताया कि वो मुसलमानों की अकेली ऐसी जमात है जो मुसलमानों का ख्याल रखती है, चाहे वो औकाफ का मसला हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला हो या मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो। लेकिन जब इंतखाबात आते हैं और जब बही खाते की जांच की जाती है, रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान मायूस होता है। मुसलमानों को ये लगता है कि शायद कांग्रेस ने वोट तो जरूर लिया माजी में, लेकिन शायद उनके साथ इंसाफ नहीं किया। और ये मुद्दा पिछले 4-5-7 दिनों में ज्यादा उभर करके दिल्ली इलेक्शन में सामने आया और शायद ऐसा लगता है कि नतीजे आने के बाद ऐसा हो सकता है कि उन चीजों को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को नुकसान उठाना पड़े। आपको क्या लगता है शकील साहब? देखिए, आपके जो सवालात हैं उस सवालात को दो तरह से आप इसको देखिए। एक तो हिंदुस्तान के अंदर जो सियासी जमायतें हैं, जो आमने सामने जो पार्टी है, जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है। एक पार्टी ऐसी है जो हिंदुस्तान के अंदर अक़लियत के वजूद को ही तस्लीम करने को तैयार नहीं है। सेकुलरिज्म उनके एजेंडे में नहीं है। मुसलमान लफ्ज ऐसा है जैसे वो लफ्ज सुनने के साथ फोबिया का शिकार हो जाते हैं और आगे मुसलमान के बाद वो क्या कौन बोलने वाला है, अच्छा या बुरा, ये भी नहीं सुनते। मुसलमान लफ्ज से ही वो परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक सेकुलर पार्टी है जिसका नाम कांग्रेस है और आजादी की तारीख से लेके आप उस वक्त आजादी के जो बंटवारा के बाद की इतिहास है, शायद हमारे बच्चों ने नहीं देखा है, शायद हम लोगों ने भी नहीं देखा, हमारी भी पैदाइश आजादी के बाद थी। तो आजादी के बाद के जो माहौल बने उसमें इस पार्टी ने बड़ा रोल किया है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ यह है कि आप किसी काम को, अक़लियत के काम को करने का इरादा ही नहीं कीजिए, सेकुलरिज्म की बात ही नहीं कीजिए, तो करिएगा कहां? तो मुसलमान तो एटलीस्ट इस बात को तो तस्लीम करते। नहीं, आज एक बात ये बताइए कि कब तक बीजेपी का भूत दिखा करके, कब तक ये बता करके कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा या मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होगा, ये दिखा के कांग्रेस ने 64 साल तक वोट लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आम मुसलमानों की या बहुत बड़े तबके की एक राय है। हो सकता है सारे मुसलमान नहीं मेरी राय से इत्तेफाक रखते हो, लेकिन हम लोग जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो लोगों का यह तासुर है कि मुसलमानों को लेकर के कांग्रेस ने भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह से मुसलमानों को कहिए कि कांग्रेस को वोट दो? नहीं, मुसलमानों के लिए ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया तो ये कहना सरासर सही नहीं है और ना सरासर हम गलत कहेंगे। हाँ, जिससे उम्मीद वाबिस्ता होती है उससे आशाएं ज्यादा होती हैं, उम्मीदें ज्यादा होती हैं। इसलिए कांग्रेस से ही उम्मीदें हैं इस अक़लियती तबका के लोगों को कि कांग्रेस ही कर सकती है। इसलिए उनको कभी कभी शिकायत भी होता है कि इतने काम नहीं, ज्यादा होने चाहिए थे, कम हुए। अब इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल का हल हुआ है। हमारी आज वो पोजीशन नहीं है, हमारा एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है, हमारे आप देखिए पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसमें अपलिफ्टमेंट हुआ है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बेहतर हुई है, एजुकेशनल कंडीशन हमारी कल के कंपैरिजन में हुई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में क्या आएगी नहीं आएगी, पार्लियामेंट में किस तरह से तूफान खड़ा हुआ था वो आप याद कीजिए, जिस वक्त गिनती गिनने की बात हुई थी उस वक्त तो। लेकिन एक रिस्क लेने के बाद ही यूपीए सरकार ने यह कहा कि नहीं, मुसलमानों के हालात सही क्या है। अक्सर मुसलमान भी नहीं समझते हैं, कई चीजें तो मुसलमानों को जो नहीं समझ में आती है कि हमारे है। तो सच्चर कमेटी के बाद तो ये तो समझ में आ गया कि हमारे हालात क्या हैं। उसके बाद 42 जो पॉइंट पर काम शुरू हुआ है और उसके नतीजे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद तो रखना ही है जमहूरी पार्टियों में और लोगों को उम्मीद रखना चाहिए। और ये इलेक्शन के टाइम में मैनिफेस्टो इसीलिए दिया जाता है कि हम आगे क्या करेंगे इसका आदा करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी शकील साहब यहाँ पे आपको रोकूंगा, इस बीच चलिए जान लेते हैं कि अभी वोटिंग पे ताजा तरीन क्या है।
वोटिंग के इख्तिताम पर हमारे नुमाइंदे शकील अहमद ने ओखला असेंबली हल्के से पोलिंग बूथ का जायजा लिया। आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला असेंबली हल्के में। टाइम खत्म हो चुका है, 5 बज चुके हैं और ये जो गेट है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब किसी की भी एंट्री इस पोलिंग बूथ के अंदर नहीं है। अभी तक अगर बात की जाए जो आदादोशुमार आए हैं इलेक्शन कमीशन के, उसमें 65% वोट इस इलाके में हो चुका है और काफी तादाद में लोग इस बार निकलकर बाहर आए हैं। पिछली बार जिस तरह से 58% पोलिंग इस इलाके में हुई थी और उससे बढ़कर अभी तक देखा जा रहा है और जो अभी और आदादोशुमार आएंगे तो उम्मीद की जा रही है कि 65 से 70% जो है पूरी तरह से पोलिंग पहुंचेगा। और इस इलाके की अगर बात करें तो कोई किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया इस इलाके में पेश नहीं आया। कल हालांकि थोड़ा बहुत झगड़ा जरूर इस इलाके में हुआ था और एक FIR भी दर्ज की गई है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। किस चीज को आप जिम्मेदार मानते हैं इतनी तादाद में लोग यहाँ निकल कर आए हैं? ओखले के लोग बदलाव चाहते हैं, ओखला के लोग बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, वो तीर हमारे निशान है, तीर वो बदलेगा। ओखला के वोट दानिश भाई को जिताना चाहते हैं और आसिफ को हराना चाहते हैं। दानिश भाई जिंदाबाद। ओखला में ओखला के लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। शुएब दानिश एक विकास के हमारे लिए एक किरण बन के आए हैं और इंशाल्लाह शुएब दानिश भाई भारी मतों से जीत रहे हैं और विकास करेंगे। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि वो बदलाव चाहते हैं और इसी वजह से जो है काफी तादाद में लोग यहाँ आए हैं और अपने हक राय दही का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी समय के लिए दिल्ली से कैमरा पर्सन संजीत राउत के साथ शकील अहमद। नाज़रीन, आपने देखा कि ओखला असेंबली हल्के से हमारे नुमाइंदा शकील अहमद ने क्या बताया। वहां पे ये बात बिल्कुल आम है, लोगों की जो राय वो दिख रही है कि वहां पे लोग बदलाव चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो मौजूदा जो रुकन असेंबली हैं उनके ऊपर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। उन्होंने काम किया या नहीं किया ये तो नतीजे बताएंगे। आइए हम अपनी जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हैं और जानना चाहते हैं जफर उबैद साहब से कि आपको क्या लगता है, पिछली असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की 43 सीटें थी। आपका अगर अपने नजरिए से आप बताइए क्या लगता है, 43 सीट से ऊपर जाएगी कांग्रेस, नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी तो कितनी नीचे जाएगी? देखिए, ये मैं तो सेफोलॉजिस्ट हूं नहीं, पहली बात। दूसरी बात के नतीजे जो भी हैं वो आवाम का फैसला होगा और उसे तस्लीम करना चाहिए। रहा बात कि अपने शकील साहब एक जिक्र कर रहे थे बीजेपी और कांग्रेस का, तो क्या हम सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, जो आपने बात की भूत वाली, क्या हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है? इस पे क्या हम गौर नहीं कर सकते? क्या संजीदा लोग इस मुल्क में नहीं हैं जो ये सोचें कि भाई रास्ता क्या है? लेकिन जफर उबैद साहब, हिंदुस्तान की सियासत की एक बहुत बड़ी हकीकत यह भी है कि जब जब इलेक्शंस आते हैं और जब जब चुनाव होता है, वोट पड़ता है, तो उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाहे वो फैक्टर जात का हो, चाहे वो फैक्टर अकलियत का हो, चाहे वो फैक्टर अपने इलाके में किसको भेजना है इसका हो। हर चीज पहले से सेट रहती है, लोगों को पता होता है किसको वोट देना है और नहीं देना है। लोग लाख कहें कि संजीदा मौजू, संजीदा जो एजेंडे हैं उस पर वोट हो, लेकिन हम लोगों ने देखा है, माजी के सारे इलेक्शन इस बात की गवाही देते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं वोट जो है वो लोकल इश्यूज पे और जात पात की बिना पे पड़ते हैं। देखना यह होगा कि इस बार एक नया प्लेयर दिल्ली इलेक्शन में इंटर किया, क्या वो इस तरह की राजनीति को दूर कर पाएगा, इस तरह की सियासत को दूर कर पाएगा और एक नया ट्रेंड लाएगा। मुफ्ती शमूम कासमी साहब, आपने इस पूरे मूवमेंट को करीब से देखा है और ये माना जा रहा है जिस तरह से शाजिया इल्मी को आरकेपुरम में टिकट दिया गया, तो ये बताने की कोशिश की गई कि एक उस सीट पर जहां मुसलमानों का वोट बहुत कम है, वहां से भी केजरीवाल साहब की जो आम आदमी पार्टी है वो गैर हिंदू को, गैर मुसलमान को टिकट दे करके वहां इलेक्शन जितवा सकती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखिए, ये एक अच्छी पहल थी, मगर उसमें वो उन्होंने मतलब जिसका कैंडिडेट का जो इंतखाब किया, सिलेक्शन किया, वो गलत किया। इसलिए देखिए, मैं आपको बताऊं, नहीं, देखिए, उस पर एतराज ये है कि ट्रांसपेरेंसी की जब ये लोग बात करते हैं तो जिस वक्त स्टिंग ऑपरेशन आया था, एक बहुत अच्छा मौका अरविंद केजरीवाल ने खो दिया और उसकी उसे सपोर्ट मिलती है। और मैंने ये इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि वो अंदर से ईमानदार नहीं है, सिर्फ उन्होंने लुबादा ईमानदारी का ओढ़ रखा है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपसे ये बता दूं कि ये अच्छी पहल थी कि किसी गैर मुस्लिम इलाके से मुसलमान को टिकट देना, ये अच्छी पहल थी, यकीनन अच्छी। ये एक ऐसी पहल है मगर मैं आपसे ये बता दूं, हाँ, मगर मैं आपसे ये बता दूं कि जो आपने अभी कहा कि तीसरे विकल्प की बात लोग करते हैं,
मैं फैसल साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन, ये तहरीक, मैं उसके बानियों में से एक हूं और बराबर हम बैठ के डिस्कशन करते थे, शांति जी और प्रशांत जी। शांति जी क्योंकि लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं मोरारजी देसाई की सरकार में, उनके वो इतने उतावले था, ये ग्रुप इतना मतलब उतावला था कि किसी तरह से एकदम से हम जो है वो पॉलिटिकल लुबादा ओढ़ लें और हम जल्दी से पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाएं। हम लोग ये कहते थे, देखिए फैसल साहब, आज आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, हम एक तीसरे विकल्प के लिए हम लोग चले थे और हम ये चाहते थे कि मुल्क के अंदर बदउनवानी का खात्मा हो, यहां इंसाफ का राज हो, यहां सारी कौमें बराबर चलें, हिंदू और मुसलमानों की बात ना हो, बल्कि अकलियत और अक्सरियत की बात। तीसरे अल्टरनेटिव की बात, मगर क्योंकि एक अल्टरनेटिव, शबून कासमी साहब, आपने ये कहा कि अल्टरनेटिव की एक जरूरत थी, पूरे हिंदुस्तान में इसकी जरूरत को महसूस किया जा रहा है, दिल्ली से इसकी पहल करने की बात थी, आम आदमी ने वो पहल की, लेकिन आप उसके बानियों में थे, आज आप उसके मुखालिफ हैं। आपसे सीधा एक सवाल मेरा है कि उसके बावजूद आपने वो पार्टी छोड़ी, आपने वो तहरीक छोड़ी, लेकिन वो तहरीक अभी भी चल रही है और काफी बड़ी तादाद में लोग उसके साथ जुड़े। आज का इलेक्शन हो चुका है, सारे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, उन सारे वोट पड़ चुके हैं। आपको का तज्जिया क्या है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में किंग मेकर के रोल में उभर के आ रही है? नहीं, मुझे फैसल साहब ऐसा नहीं लगता है। मैं आपको ये बता दूं, मेरा अपना पता नहीं, मेरा मन, देखिए मेरी राय है, मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इनकी कोई अगर एक सीट, मैं तो अभी एक सीट भी मान के नहीं चल रहा हूं। देखिए इन्होंने मुस्लिम्स एरियाज में मुस्लिम्स को नुकसान पहुंचाया है, जो मुस्लिम एमएलएज हैं, इनका फैक्टर वहीं चला है। मुझे ऐसा तो लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में कहीं ना कहीं आम आदमी पे ये इल्जाम लगाना चाह रहे हैं कि वो पार्टी खड़ी हुई है अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया मुसलमान वोट को बांटने के लिए। नहीं, वो बिल्कुल ये भी इस बात को भी मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाता हूं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग, इन्होंने इस बार सिर्फ और सिर्फ ये कलेक्शन पार्टी होकर के रह गई है। जिस तरह से इन्होंने पैसे को जमा किया है, 6 महीने के अंदर इन्होंने 20 करोड़ का दावा है इनका। 25 साल में तो 18,000 करोड़ बीजेपी ने अपने पास जमा किए। कांग्रेस ने 80 साल के अंदर लगभग उससे कम हो ज्यादा जो है 200,000 करोड़ जमा किए। इन्होंने 120 करोड़ 4 महीने में जमा कर लिए। तो आप बताइए कलेक्शन पार्टी होगी या नहीं? मैं आपको इससे छोड़ते हुए यह कहना चाहता हूं कि दरअसल इन्होंने किया क्या है कि मुस्लिम्स के, मैं जिस तरह से अभी मैं पुरानी दिल्ली की बात बताऊंगा। मुफ्ती शमीम साहब, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आइए चलते हैं सीधे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सीआरपीसी के 107, 116 सेक्शन के तहत 1004 और दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत 52,481 एंटी सोशल एलिमेंट्स के अगेंस्ट में प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया गया और इसके जरिए यह इंश्योर किया गया कि दिल्ली के इलेक्शंस ना केवल फ्री एंड फेयर हों बट लेवल प्लेइंग फील्ड पे हों। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करते हुए इस बार रिकॉर्ड सीजर लिकर का किया गया। 42,000 लीटर्स लिकर को सीज किया गया, जिसकी कीमत लगभग करोड़ रुपए की है। उसी तरह से कैश 1,64,00,000 सीज किया गया और ये कोशिश की गई कि बॉर्डर्स को सील करके और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करके फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स के जरिए जो प्रोसेसेस इलेक्टोरल इन्वायरमेंट को विशिएट करती हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। पेड न्यूज के केसेस को फर्स्ट टाइम स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया गया। पूरी दिल्ली में 80 केसेस की हमने कॉग्निजेंस ली और उसमें से 21 केसेस को पेड न्यूज कंफर्म किया गया।
इसके अलावा इस बार कुछ नए इनिशिएटिव्स दिल्ली में लिए गए, ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्टोरल प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी बढ़े और वोटर्स को एक मोर प्लेजेंट एक्सपीरियंस वोटिंग का प्रदान किया जा सके। इसी के तहत दिल्ली में हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल पोलिंग स्टेशन लोकेशन को तैयार किया गया, जिसमें टोटल 45 बूथ्स के अंदर बेटर पोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेटर इंटरफेस विद द इलेक्ट्रॉनिक, द हेल्प ऑफ द इलेक्टोरल मशीनरी, बेटर क्यू मैनेजमेंट। अभी आप देख रहे थे इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बताया जा रहा था कि इस बार दिल्ली के इंतखाबात के लिए किस तरह के इकदाम किए गए थे, किस तरह की सहूलतें फराहम कराई गई थी। चर्चा में यहां पे वक्त हो गया है इस बहस में ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक हत्ती है, समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध, समय एक नाम है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। मुर्दा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब, जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम जमहूरियत के जश्न प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे हैं आज का जो इलेक्शन हुआ है दिल्ली का, उसके ऊपर। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं जफर उबैद साहब, मुफ्ती शमूम कासमी साहब और शकीलुज़्ज़मान साहब। बातचीत से पहले आइए देख लेते हैं कि इलेक्शन में आज वोट देने के बाद शीला दीक्षित ने क्या कहा। शीला दीक्षित लगातार चौथी बार सीएम बनने का ख्वाब देख रही हैं, लेकिन आप इस बार उन्हें कड़ी टक्कर मिलने की खबर है। ऐसे में आज वोटिंग के दौरान उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, उनसे बातचीत की हमारी नुमाइंदा पूनम मेहता द्विवेदी ने। दिल्ली में मतदान शुरू हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री 3 मर्तबा से शीला दीक्षित हैं, चौथी मर्तबा क्या तैयारी है, बात करते हैं शीला जी से। मैम 10% ज्यादा पोलिंग हुई है, आपके इलाके में क्या कहिएगा? अच्छा है, लोगों में उत्साह है और इसलिए वोट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैम जिस तरीके से बस्तों पर लाइन लगी है, कई मर्तबा जो ज्यादा पोलिंग होती है, ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी मर्तबा आपने कहा जी, अब हो सकता है ये क्या, इसका सबसे अच्छी निशानी ये है कि लोग दिल्ली के चुनाव में, और प्लीज रिमेम्बर ये पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव नहीं, दिल्ली के चुनाव में रुचि ले रहे हैं, अपनी राय देना चाहते हैं,
मैम, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप हमेशा हर मोर्चे को फतेह करने से पहले थोड़ा धीरे चल के फिर अपनी बाजी हमेशा दांव चलने की आदी रही है। इस मर्तबा अगर मैं बात करूं, सुबह से लेकर अब तक हम आपके साथ हैं, क्या शीला दीक्षित को कहीं एग्जाम से पहले की जो नर्वसनेस होती है वो है? नहीं, बिल्कुल नहीं है नर्वसनेस। जो फैसला जनता करेगी सर आंखों। राहुल जी कह रहे थे कि शीला जी को वोट दो, अभी भी वो आपके लिए वोट मांग रहे हैं, क्या कहिएगा? वो मेरी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, मैं उनकी पार्टी की हूँ चीफ मिनिस्टर, तो वो लाजमी है कि कांग्रेस को ही वोट देंगे और उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। अगर आप चौथी मर्तबा आ रही हैं तो क्या कुछ वो सपने हैं जिनको पूरा करना चाहिए? पूरा हमारी मैनिफेस्टो बता रही है, लेकिन हमने 15 साल में दिल्ली की आगे बढ़ने की रफ्तार को कायम रखा है। हम लोग जब काम करते हैं, सरकार में आ जाते हैं, तो अपना नहीं सोचते हैं, किसी विशेष का नहीं सोचते, पूरे दिल्ली का विकास सोचते हैं। दिल्ली में समृद्धि कैसे लाए। अभी आप देख रहे थे शीला दीक्षित किस तरह से पुरएतमाद दिख रही थी और उन्होंने बिल्कुल ये वजाहत के साथ ये बात कही कि उनकी सरकार वापस आ रही है और फिर चौथी बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बन रही है। आइए जानते हैं शकीलुज़्ज़मा साहब इस पे क्या कहते हैं। शकील साहब, क्या लगता है आपको कि चौथी बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बन जाएगी? हमारी चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कैंपेन किया है और उसके नतीजे आज सामने आए हैं, तो उम्मीद तो पूरी से पूरी की जा सकती है कि सरकार बनेगी चौथी बार। इसलिए कि जो अपोजिशन पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है बीजेपी, उनके कोई ऐसे कारनामे नहीं है, ना उनके कैंपेन में इतने दिलचस्पी या रुचि आई है। जहां जहां मोदी के कैंपेन हुए उससे तो और वोट का कुछ बिखराव ही हुआ है, कभी नहीं हुई है। तो इसलिए हम समझते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने में कोई शक नहीं है। अब जहां तक नई पार्टी का वजूद आया है, तो नई पार्टी के वजूद आया, ठीक है, कुछ वर्कर्स को उन्होंने समेटा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उस लिए कुछ वोटर्स अलग हुए हैं। लेकिन शकील साहब, आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं और अब जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं, इन सारे में ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है। अभी एक एग्जिट पोल आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस को 18 सीट और आम आदमी पार्टी को 18 और भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये ओपिनियन पोल सारे 8 तारीख को गलत साबित होंगे? ये हम सारे के नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये ओपिनियन पोल तो 100% गलत साबित होंगे, ये आप देख लेंगे, फिर हम मिलेंगे ही। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं 18 से कुछ ज्यादा हो सकता है, 20-22 सीट? नहीं, 18 से नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी और 18 सीट तो आम आदमी पार्टी को जो सपने और ख्वाब देख रहा है, वो ओपिनियन की बात ही नहीं कह रहा है, वो प्रोजेक्ट करने की बात कर रहा है। वो इम्पॉसिबल चीजें हैं। इनकी सीटें 3-4 होंगी, तो ये सीटें तो सब जो 18 उनको जोड़ा है वो सब कांग्रेस की सीटें हैं जो उनके खाते की है। बीजेपी 32 कहां से आ सकती है? इम्पॉसिबल है। इसलिए ये ओपिनियन पोल पर हम भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ठीक है, उनका भी काम है ओपिनियन पोल देना, उनका काम है, उनको चैलेंज क्यों करें, वो अपनी जगह है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ओपिनियन पर अपनी राय देने से परहेज किया था। इस बार पहले ही ये फैसला कर लिया था पार्टी ने कि भाई अपना काम करते हैं, हम इस पर ओपिनियन। लेकिन अब पोलिंग हो चुकी है और निश्चित रूप से आप कम बेश हो सकता है, सीटें 2-1 घट सकती हैं, 2-1 बढ़ सकती हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। इसलिए कि उनके पास अपोजिशन के पास कोई ऐसे प्रोग्राम ही नहीं थे। शीला दीक्षित के डेवलपमेंट को हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में याद करते हैं। 10 साल 5 साल के बाद अगर कोई हिंदुस्तानी दिल्ली की एयरपोर्ट पर उतर के दिल्ली को देखता है तो उसको लगता है कि काया पलट हो गया है। हम एक हिंदुस्तान की राजधानी को दुनिया के। शकील साहब, इसी पे मैं राय ले लेता हूं शमूल कासमी साहब। शमूल साहब, इन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया कि दिल्ली की तरक्की जिस तरह से पिछले 15 साल में हुई है, जैसा ही शकील साहब बता रहे थे, वो काबिले तारीफ है। और हमेशा ये बात की गई है मीडिया के हवाले से भी, और हमेशा जो हमारे एनालिस्ट हैं, जो तज्जियाकार हैं, वो भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन में जो इस तरह के मुद्दे हैं वो आगे आने चाहिए। तो अगर ये मुद्दा होता कि शीला दीक्षित ने बहुत काम किया है, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तो शायद आज शीला दीक्षित के ऊपर हम ये बात नहीं कर रहे होते कि शीला दीक्षित की सरकार वापस आएगी या नहीं आएगी। वो क्या वजह हुई कि सारे काम करने के बावजूद आज इस बात पे चर्चा हो रही है कि क्या शीला दीक्षित की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है? शमूल कासमी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, शकील साहब ने जो कहा वो उन्हें यही कहना चाहिए, इसलिए कि इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर होना ही चाहिए। मैं हाँ ये बात जरूर कहूंगा कि शीला दीक्षित जी ने तो काम किया है, मगर शीला जी की जो टीम है
वो टीम को सही तौर से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई है, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं रहा है, और जो उनकी टीम को काम करना चाहिए था जिस तरह से उन्होंने विकास किया, दिल्ली के विकास का काम या जो प्रोपेगेंडा करना चाहिए, हाँ, जो जिस तरह से लोगों में अपनी बात को रखना चाहिए था, जैसे मिसाल के तौर से मैं आपसे बताऊं कि वो बहुत सारी बातों को उनकी टीम लोगों तक नहीं पहुंचा पाई है, और उसमें कहीं ना कहीं जो है वो टीम के कोऑर्डिनेशन की कमी है। वरना शीला दीक्षित जी ने जो काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 15 साल के बीच में हम लोग जब दिल्ली में रहते थे तो इतना प्रदूषण था, जो आदमी का यानी अगर थूकते भी थे तो वो भी काला निकलता था, और आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। मेट्रो से 15 मिनट आप 1 घंटे के अंदर जो है यहां से और पूरे दिल्ली के आखिर तक जा सकते हैं। तो ये सारे काम हुए हैं और अच्छा हो सकता था, और उन्हें उनका प्रचार और प्रसार होना चाहिए था, उतना नहीं हो सका। ये टीम की कमी है, शीला जी की कमी नहीं है। उबैद साहब ये बता रहे हैं कि शीला जी की कमी नहीं है, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन शायद वो लोगों तक उस तरह से नहीं पहुंचा या पहुंचाया गया जिस तरह से जाना चाहिए था। लेकिन एक फैक्टर और है इस बार दिल्ली के इलेक्शन में, जिस पे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, कि इस बार जो 1 करोड़ 19 लाख वोटर दिल्ली में थे, उसमें से 4 लाख वोटर वो थे जो पहली बार वोट देने के लिए निकले, यानी कि उनको पहली बार वोट देने का हक मिला। क्या आपको लगता है उबैद साहब कि ये जो 4 लाख वोटर थे वही ज्यादा बढ़ चढ़ करके वोट देने के लिए सामने आए, और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं एक नई पार्टी जो उनके ख्वाबों की तर्जुमानी करती हुई बताई जा रही है, उसको फायदा पहुंचा? देखिए, सबसे पहले तो शीला जी ने काम अच्छे किए, ये मैं भी कहूंगा। हमने भी दिल्ली देखी है, काफी बदलाव देखे हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अवाम मालिक है भाई, जो चाहेगी वो करेगी, और उसको वो ये हक पहुंचता है, उसको हक दिया गया है, और ये तस्लीम करना चाहिए। वो चाहे कांग्रेस हो, आप पार्टी हो या बीजेपी हो, जिसको वो बिठा लें भाई, वो सर आंखों पे। रही बात कारकर्दगी, किसी को इनकार भी नहीं होता है जी, रिजल्ट तो जमहूरियत का जी हिस्सा बिल्कुल है। बिल्कुल, और हमें ये तस्लीम करना चाहिए। चेंज लोग चेंज चाहते भी हैं, और चेंज होना भी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। ये जो नए लोग हैं, जो अभी अभी वोट देने का हक जिन्होंने पाया है, वो अगर आगे आ रहे हैं तो इससे खुशाइंद बात और कुछ हो नहीं सकती। इसलिए कि जो पहले ये होता था कि आराम से लोग बैठे हैं, वोट परसेंटेज ऑफ वोट बहुत कम होता था, ये बहुत खुशाइंद बात है, बहुत अच्छी बात है, और जो यंग जनरेशन आएगी वो अपने हिसाब से बदलाव करेगी, ये हम बेहतर समझते हैं, ये होना चाहिए। लेकिन पूरे बातचीत में ये बात खुल करके सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इस बार जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं तकलीफ में दिख रही है। इलेक्शन में ये क्लियर विनर के तौर पे तो छोड़ दीजिए, ये भी बात हो रही है कि शायद कांग्रेस इस बार इलेक्शन हार जाए, और हो सकता है किसी तीसरे मोर्चे की सरकार बन जाए, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, या एक हंग असेंबली की तरफ दिल्ली जा रही है। आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगा, शकील साहब, क्या आपको कहीं ये भी खदशा है कि हो सकता है कि इस बार दिल्ली में कोई क्लियर विनर नहीं हो और दिल्ली इस बार हंग असेंबली देखे? देखिए, ये सोच जो जहनी तौर पे है, वो जहनी हम समझते हैं, साइकोलॉजिकल है कि शीला जी की सरकार 4 बार बन चुकी है, उनको लगता है कि ये 3 बार बन चुकी है, चौथे बार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये क्वेश्चन मार्क, ये एक होता है आमतौर पे, ये साइकोलॉजी हो सकती है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से काम हुए हैं और जिस तरह से अपोजिशन का रोल यहां नहीं रहा है, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं रहे हैं और कोई उन्होंने चैलेंज नहीं दिया है। अपोजिशन जो मेन अपोजिशन है, जिसको आप पब्लिसिटी ओरिएंटेड और जो हमारी नई एक पार्टी ने जन्म लिया है, देखिए यहां पर कुछ आंदोलन हुए कुछ कारणों से, उसमें सारे लोग थे, कांग्रेस के लोग भी थे, दूसरे लोग भी थे, सब लोगों ने एक सामाजिक मुद्दे पर आंदोलन किया और उसमें सोशल मीडिया का एक नया ग्रुप पैदा हुआ है। ये हम मानते हैं कि ये सोशल मीडिया के नए ग्रुप ये सोशल मीडिया का ग्रुप जो है अब रोडों पे दिख रहा है। पहले हम और आप सब लोग इस बात पे बात करते थे कि शायद ये फेसबुक पे है, मैं उसी को वो तो वोट देने आया। उसी को मैं कह रहा हूं कि ये जो सोशल मीडिया का एक ग्रुप है जो नया पैदा हुआ, जो नए वोटर्स हैं जिन्होंने एंट्री किया, जो स्कूल और कॉलेज से निकले हैं, वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नौजवान होता है, लेकिन उनके वोट के परसेंटेज इतने बड़े खिलाफ में नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन वो पब्लिसिटी बहुत बड़ा करता है, क्योंकि मीडिया में जितने जाते हैं, सोशल मीडिया में जितने जाते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हमारा बहुत ही अभी प्रभावशाली हो गया है, एक बार कोई चीजों को दिखा देता है तो उसका इंपैक्ट होता है। पहले तो हम पढ़ते थे, सोचते थे, फिर लिखते थे, तो ये वो बात है नहीं। हम समझते हैं
कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को मीडिया के ऊपर उनका स्ट्रेस रहा है, और हम तो समझते हैं उस पार्टी का वजूद ही मीडिया के बेस पर था। उनको अगर मीडिया से कुछ दिन ऑफ कर दीजिए तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो वो दिखाई जो पड़ रहा है, एक सर्टेन वोट वो ले लेंगे, इसमें हमको कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे शमूल साहब कह रहे हैं, मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूं कि आज भी उनकी एक सीट कोई गारंटी के साथ बता दे पोलिंग के बाद भी कि ये सीट जीत रही है तो हम मान लें। चलिए शकील साहब, इस बातचीत को एक दूसरी तरफ ले जाते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के हवाले से जानना चाहूंगा कि हमेशा खासकर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, ये माना जाता है कि दिल्ली का दिल जब धड़कता है तो पूरे हिंदुस्तान में धड़कन होती है, और चाहे वो औरतों के हवाले से कोई बातचीत हो तो ये यहां पे कोई मुद्दा होता है तो बड़ा मुद्दा होता है। आज दिल्ली का इलेक्शन पूरा हुआ है, लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि इस इलेक्शन में जितनी भी पार्टियां थी, तीन बड़ी जमातों की बात करें, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, इन तीनों ने भी औरतों को बहुत ज्यादा नुमाइंदगी नहीं दी। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक रिपोर्ट जिसमें शीला दीक्षित एग्जिट पोल के ऊपर कुछ कह रही हैं। लेकिन क्या उसका परिणाम होगा ये मैं नहीं कह सकती। मैंने बार बार आपसे कहा मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं अंदाजा लगा सकती। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि आपके चैनल्स तो बहुत सारे निकाल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कांग्रेस को सब डाउन दिखा रहे हैं, हमेशा ही डाउन दिखाते हैं। आपका असेसमेंट क्या कहता है? मैं असेसमेंट अपना नहीं बताऊंगी जब तक मुझे पता ना चले। असेंबली होगी सही नहीं रहेंगे। शीला दीक्षित जाहिर सी बात है अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, वो कहने से बचना चाह रही हैं, और उन्होंने बहुत वजाहत के साथ ये कहा कि सारे चैनल जो है मीडिया के जो पोल आ रहे हैं वो उनके खिलाफ आ रहे हैं। यहां पे मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि 2008 के इलेक्शन में भी इसी तरह की चीज हुई थी, और ये माना जा रहा था, जितने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आए थे वो ये बता रहे थे कि भाजपा की सरकार बन रही है। लेकिन जब नतीजे निकले तो कांग्रेस को 43 सीटें मिली। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका इशारा उसी तरफ हो। हम बातचीत कर रहे थे कि इस बार किसी भी पार्टी ने औरतों की नुमाइंदगी बहुत ज्यादा नहीं दी। टोटल 13 औरतें इस बार इलेक्शन में खड़ी हुई, सिर्फ और सिर्फ 9% औरतों को ही नुमाइंदगी मिली। दिल्ली में जहां इतना पढ़ा लिखा तबका रहता है और सारी पार्टी, दिल्ली में कोई बात होती है तो बढ़ा चढ़ा करके मीडिया पे भी, और सारी पार्टी उसको हर फोरम पे लेती हैं। क्या वजह हुई शकील साहब कि औरतों को यहां भी, दिल्ली में भी, जहां पढ़ी लिखी औरतें और हर तरह के लोग होते हैं, वहां भी बहुत ज्यादा टिकट्स नहीं मिल पाए? देखिए, वो ये बात जो है अफसोसनाक है। सारी पार्टियां बोलती हैं, कांग्रेस पार्टी तो कोशिश करती है कि महिलाओं को, खासतौर पे औरतों को उनका वाजिब हक दिया जाए, उनको आगे लाया जाए। लेकिन चूंकि अभी जो इलेक्शन है, जो प्रोसेस है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 3 ही को टिकट दिया, एक शीला दीक्षित खुद, एक किरण वाली और एक वो नहीं, और भी एक और कोई कैंडिडेट है, और भी है, और दूसरी पार्टी ने तो उतने भी नहीं दिए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेकिन वो वजह क्या हो जाती है, ये वजह को आखिर हम लोगों को दूर पड़ना पड़ेगा। कोई एक पार्टी ये नहीं कर सकती है कि आखिर में विनेबल जीतने की ताकत जो तलाशते हैं, और जीतने की ताकत तलाशने में ऐसा जब तक कि वो रिजर्वेशन औरतों का नहीं हो जाता है, तो जहां सारे औरतें ही लड़ेंगी, फैसले उन्हीं के हक में आएंगे। ये एक प्रॉब्लम है, और इसलिए शकील साहब आपसे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पे विजय गोयल साहब कुछ कह रहे हैं एग्जिट पोल के ऊपर, आइए सुनते हैं विजय गोयल साहब क्या कह रहे हैं। ये जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही उभर रही है, और ये खुद दिखा रहे हैं कि हम सत्ता के बिल्कुल नजदीक हैं। जब 8 तारीख को परिणाम आ जाएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम के ऊपर सरकार बना लेगी। और ये आम आदमी पार्टी को लेके जो भी दिखा रहे हैं कि 16 सीटें हैं बड़ी पार्टी के रूप में, देखिए आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वे कुछ परसेंटेज ऑफ वोट भी लेंगी। इसके बारे में हमने पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, किंतु मैं नहीं समझता सर्वेक्षण जितनी उनको सीटें दे रहा है उतनी उनकी सीटें आ पाएंगी। और दूसरा, कांग्रेस की नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस जानी चाहिए, और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए। ये जनता के हित के अंदर है, ताकि ये ना हो कि हंग असेंबली आए और उसके कारण कोई सरकार ठीक तरह से न बने या जोड़ तोड़ के बने। इसके लिए जरूरी है स्पष्ट बहुमत। मुझे पूरा विश्वास है जनता बीजेपी को स्पष्ट बहुमत देगी। उसके बाद बाकी की सीटें आम आदमी को आती हैं या कांग्रेस को आती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नरेंद्र मोदी का जादू है जो बीजेपी को मदद मिल रही है।
देखिए, मोदी जी की अपनी एक लोकप्रियता है, उसको जादू नहीं कहना चाहिए। मोदी जी की एक लोकप्रियता है ये, और उनके कामों की लोकप्रियता है, उनके विकास मॉडल की लोकप्रियता है। जाहिर तौर पर उसका फायदा पूरे देश में हमको मिलता है, तो दिल्ली में भी मिलेगा। अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के लीडर विजय गोयल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बिल्कुल सीधे तौर पे ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी की सरकार बन रही है और आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराई है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल रही है। कुछ इसी तरह की बात शमूम कासमी साहब भी बता रहे हैं कि वो वोट जरूर कुछ ले जाएंगे, लेकिन शायद उनको सीट नहीं मिलेगी। और यही बात शकीलुज़्ज़मा साहब भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सीट नहीं मिल पाएगी। शमूम कासमी साहब, ये बताइए कि आपको क्यों लगता है, जब सारे सर्वे ये बता रहे हैं, लोगों से जो हम लोगों की बातचीत होती रही पूरे पिछले 10-15 दिनों में, तो ये लगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खास करके जो नौजवान तबका है वो और जो पिछड़ा तबका है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ रुजू है, उसकी तरफ देख रहा है। उसके बावजूद आप लोग ये कह रहे हैं कि शायद एक सीट भी नहीं जीत पाएगी। क्यों ये दावा है? देखिए, क्योंकि मैं जानता हूं, इन्हें बचपन से जानता हूं। जैसे ये याद रखिएगा शमूम कासमी साहब कि 8 तारीख को जब मैं आपके साथ होगी उस दिन भी आप हमारे साथ। मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक जितनी बातें मैंने कही थी फैसल भाई, आपके चैनलों पे, सारे चैनलों पे वो सब महफूज हैं। जो जो कहा था खुदावंद करीम ने एक एक बात सही साबित कराई है, और जो जो इन्होंने कहा वो साबित नहीं हुआ। तो इसलिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी अब भी लाज रखेगा, पिछले भी लाज रखी। ये इन्होंने अपने मुंह की खाई है। मैं कहना चाहता हूं इन्होंने क्या नुकसान कहां किया है। देखिए, इसमें कांग्रेस को नुकसान ये हुआ है, एक तो डॉक्टर हर्षवर्धन, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है और ईमानदार आदमी है। उनका जो फर्क पड़ा है कांग्रेस पे। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने नुकसान कैसे किया है कि मुस्लिम्स के जो लीडरशिप की बड़ी ख्वाहिश है मुस्लिम्स को, जो हमारे कार्यकर्ता नहीं रहना चाहते। क्या है कि उसमें कुछ लोग प्रोफेशनल लोग, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्हें टिकट चाहिए और फौरन वो नेता बनना चाहते हैं, कैसे भी चाहे। और कुछ लोग नेता नहीं, बल्कि उसकी आड़ के अंदर कुछ कहीं से कुछ मिल जाए। बहुत सारे लोग हमसे कहते थे, इन्होंने मुस्लिम्स एरियाज में ऐसे लोगों को पकड़ा और वहां इन्होंने मुसलमानों के वोटों को तकसीम किया है। वो वोट तकसीम हुआ है, कुछ जदयू में चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ बीएसपी को चला गया, कुछ इन्हें भी कुछ पहुंच गया। और वो उसकी बिना पे जो है मुस्लिम कैंडिडेट कई कम हो जाएंगे और वो इनकी वजह से होंगे। और वो उसमें जो मुस्लिम कार्यकर्ता इनके निकल करके आए हैं वो दोषी हैं, क्योंकि बार बार हमने ये कहा है कि ये मुस्लिम्स के बारे में अच्छी सोच नहीं रखते हैं। इनकी सोच ये मुसलमानों को सिर्फ इमोशनल बनाना चाहते हैं, और वो इन्होंने किया। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों को लेकर के अच्छी सोच नहीं रखती है, लेकिन इतनी अच्छी पहल आपने भी उसकी तायद की कि हाँ वो अच्छा है कि उन्होंने शाजिया इल्मी को टिकट दिया है उस इलाके से, तो कहीं ना कहीं अच्छी सोच होगी तभी तो कैसे आप उसको कह सकते हैं? शाजिया तो फैसल साहब, मैं आपको बताऊं, पहले तो ये देखिए कि शाजिया की बैकग्राउंड देखिए आप। उसकी माँ उसके सामने खड़ी है, उसका भाई उसके सामने खड़ा है। मेरा भाई मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, मेरा दोस्त, मैं तो भाई को नहीं दोस्त को ये समझता हूं। अगर मेरा कोई मित्र, देखिए मैं दावे के साथ आपके साथ बैठ के ये बात कह रहा हूं, जितने आंदोलन में जुड़े हुए लोग थे, आज तक एक आदमी मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं रखता है, और वो जो मैं बात कहता हूं उसे काटते नहीं है। आज तक आपने किसी को डिबेट में बुला लीजिए आप, जो कोर कमेटी के मेंबर हो, यहां तक मैं अरविंद की बात भी कह रहा हूं। मैं बहुत उसके साथ ये कह रहा हूं कि शाजिया इल्मी जैसी लड़कियों को साथ लेकर के इन्होंने मुसलमान ये साबित किया है कि ये मुस्लिम्स के अच्छे लोगों को नहीं चाहते हैं। शाजिया इल्मी जैसी, कि जैसा उसका कैरेक्टर उसकी मां ने बताया कि वो दौड़ रही है। चैनल पे हम लोग नहीं करते, मैं इसलिए आपने शाजिया का नाम लिया, उसके ऊपर बात नहीं करते। मैंने शाजिया का नाम लिया इसलिए मैंने कहा ये, क्योंकि उसका भाई मुकाबले में खड़ा। चलिए जफर उबैद साहब, आप ये बताइए कि क्या इस तरह की जो एक नई शुरुआत सियासत में आम आदमी ने की कि कुछ लोगों को, अच्छी छवि के लोगों को, जिनको वो समझते हैं, वो भी एक डिबेट का इशू है कि वो लोग अच्छी छवि के लोग हैं या नहीं है, अच्छी तस्वीर के लोग हैं या नहीं है, को टिकट देकर के सामने लाए, कुछ नौजवानों को भी सामने लाए, और कहीं ना कहीं एक खूबसूरत हिंदुस्तान का जो ख्वाब था जिसको बेचने की कोशिश की। क्या लगता है आपको कि जब 8 तारीख को जो बक्सा खुलेगा तो वो जो ख्वाब दिखाया था आम आदमी पार्टी ने, उसकी ताबीर होगी? मुझे ये लगता है कि ख्वाब तो हमें देखना चाहिए, वो जरूरी है। जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे उसकी ताबीर नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी ये है कि अब नहीं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे वैसा, आप क्योंकि न्यूट्रल आदमी हैं, आपको किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, कि शमूम कासमी साहब ने एक सीरियस चार्ज लगाया है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि वो जमात कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट डिवाइड करने का रोल अदा किया है, और ऐसे मुसलमानों को टिकट दिया है जो शायद
मुसलमानों की बात करें, अकलियत की बात करें, तो उनमें उनका कोई असर नहीं है। मैं जो मुसलमानों में डिवीजन ऑफ वोट्स है उसमें किसी पार्टी को जिम्मेदार नहीं मानता। मैं मुसलमानों को खुद इसका जिम्मेदार मानता हूं कि वो क्यों डिवाइड होते हैं। क्या वो ये सोच नहीं सकते, क्या एक फैसला नहीं कर सकते, क्यों ये सलाहियत नहीं है हमें अपनी खुद जिम्मेदारी लेनी होगी भाई। ऐसे तो जमहूरी मुल्क है, सबको हक है। जफर ये बताइए कि इस एज में 21वीं सदी में भी हम लोग मुस्लिम और हिंदू पे वोट मांगेंगे या मुद्दों पे मांगेंगे? मुद्दों पे। फैसल भाई, मुद्दों पे मांगेंगे। अगर ये बात होती जफर भाई तो मैं आपको एक बात बता दूं। अभी पिछले शो में मैंने एक बात कही थी, बहुत उसके साथ शायद ऐसा कुछ बोलते हो। मैंने ये कहा था कि जिस वक्त ये लोकतंत्र, जमहूरियत वो खूबसूरत तरीकाकार है कि जिसमें हमें किसी जगह जाने की जरूरत नहीं। आज हमारे नौजवानों को जिनके हाथों में अमन की झंडियां होनी चाहिए, उन्हें आज सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। और जब उनमें कसूरवार हो या बेकसूर हो, एक कोई लीडर नहीं बोलता तो वे डिवाइडेशन कैसे रोक देंगे आप? एक लीडर कोई नहीं बोलता है, कहां है लीडरशिप आपकी? कहां है उन्हें अगर ये चीजें होती तो इस्तेमाल और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या रहती? जेर बहस जो मौजू है वो ये है कि इलेक्शन में क्या होगा। ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा है मुसलमानों के लिए, लेकिन आज का मौजू ये नहीं है। आज हम ये जानना चाह रहे थे कि इलेक्शन का रिजल्ट 8 तारीख को आने वाला है, इलेक्शन हो चुका है, अब क्या होगा। आपसे मुख्तसर जानना चाहेंगे शकील साहब कि क्या 8 तारीख को जब आप हमारे साथ यहां पे होंगे तो आपका यही मौकफ रहेगा या इसमें कुछ तब्दीली होगी? नहीं, देखिए, मौकफ तो एक ही रहेगा और हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक मैंने कहा कि वो जो आ रहे हैं वो रिजल्ट ठीक नहीं है। हमारी उम्मीद पक्की है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। अभी जो हम जेर बहस मुस्लिम वोट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, इससे मुझे थोड़ी सी एतराज है, इसलिए कि मुसलमानों से आप टैक्टिकल वोट हमेशा क्यों एस्पेक्ट करते हैं? आप मेन स्ट्रीम में मुसलमानों को लाने की बात करते हैं कि मेन स्ट्रीम में है, तो मेन स्ट्रीम में आने के लिए अगर मुसलमान डिफरेंट जगह जाते हैं, मुस्लिम डिफरेंट जगह वोट देते हैं, तो इसे कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि वो एक ही को वोट दें, इसके लिए मजबूर किया जाए। ये सही नहीं है, हम नहीं मानते। चाहे उसको किसी पार्टी को फायदा हो या किसी पार्टी को नुकसान, लंबी बहस है ये बहुत। और हमारे दूसरी, एक सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा है। दूसरी बात ये कहते हैं कि मुसलमानों का वोट जब भी सेकुलर जमायतें, जब अपनी जमायतें, मुख्तलिफ तरह की जमायतें मुसलमानों के सामने अगर कोई बहुत बड़े एजेंडे सामने नहीं होते हैं मुखालफत के, तो उस वक्त मुस्लिम डिफरेंट छोटे छोटी पार्टियों में जब बढ़ते हैं तो उससे हमारी नुमाइंदगी घटती है। ये हमेशा का रिजल्ट रहा है। तो अगर हमारी नुमाइंदगी थोड़ी घटती है, बढ़ती है, वो तो एक स्टडी की बात है। वो आने वाली यही स्टडी पर तो हर लोग अपनी चलिए शकील साहब, हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगला जब इलेक्शन होगा तो मुसलमानों में या पूरे हिंदुस्तान में एक बात पे इत्तेहाद होगा कि वैसे पार्टीज को, वैसे कैंडिडेट को वोट दिया जाए जो हिंदुस्तान को और बड़ा बना सके, उसको की डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए कुछ कर सके, ना कि सिर्फ अपनी कौम और अपने लोगों के लिए। हमारे इस खास प्रोग्राम जमहूरियत के जश्न में आज बस इतना ही। सभी मेहमानों का मैं यहाँ शुक्रिया अदा करूंगा। डॉक्टर जफर उबैद साहब, मुफ्ती शमूम कासमी साहब और शकीलुज्जमान अंसारी साहब, आप सभी का गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आली समय में अभी बस इतना ही। थैंक यू।